तो पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया था वित्तीय बाजार का, ये पार्ट नंबर 2 है। और पार्ट नंबर 2 में बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, बहुत सारे आपके टीचर्स बोलेंगे कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट बेटा पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बना भी रहा हूं। ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना कंटेंट है, ये 5 पॉइंट है जो कि हो सकता है आपके किसी चीज की मतलब किन्हीं के पास या आ भी ना रहा होता है, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन अलग काट देते हैं ना। मुद्रा बाजार जो प्रपत्र होता है, इसके जो पॉइंट्स है, कंपोनेंट्स है जो है, ये काट दिए जाते हैं कई बार कोर्स से पांचों, और कई बार ये आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं जो करा रहा हूं, मैं ये करा रहा हूं कि वहां पे जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि मनी मार्केट आ रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये बेटा आ रहा है। और ये अगर मान लो नहीं भी आता इन केस, तो भी आपको ये 5 पॉइंट पढ़ने, क्योंकि पता होना चाहिए हर बच्चे को इनके बारे में। क्लियर हो गया? तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 5 पॉइंट पढ़ना। उसके बाद फिर मैं इसी वीडियो में आगे बढ़ूंगा और फिर हम प्राथमिक बाजार और जो गौण बाजार यानी द्वितीय बाजार होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ये 5 के 5 पॉइंट जरूर सुनना और इनको जरूर पढ़ना। मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं ये मैंने थोड़ा समराइज फॉर्म में लिखे हैं, ज्यादा डीप भी नहीं लिखे हैं, ठीक है। इसके अंदर और भी ज्यादा कंटेंट लिखा जा सकता है, बहुत सारी बातें लिखी जा सकती है कि कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना पैसा मिलता है, कितना लोन मिलता है, बहुत बातें होती है, मगर हम इतना डीप नहीं जाएंगे। हम सिर्फ मेन बातें मैंने यहाँ पे लिखी है पांचों के बारे में, और ये हम पांचों पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया ना? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला पॉइंट जो आपके पास है वो है मुद्रा बाजार प्रपत्र के अंदर खजाना बिल, जिसको राजकोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजकोष बिल भी बोलते हैं, यानी इंग्लिश में देखो तो ट्रेजरी बिल। जितने भी ये पांचों पॉइंट्स आपको इनके इंग्लिश में नाम पता होने चाहिए, जो कि आपके लिए सहूलियत का काम करेंगे, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल जिसे बोलो, या टी बिल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टी बिल। तो क्या होता है, इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से, किसकी तरफ से? केंद्र सरकार की तरफ से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। यानी केंद्र सरकार बोलेगी तब आरबीआई इनको क्या करती है? जारी करती है। इनकी अवधि जो होती है वो 1 वर्ष से अधिक नहीं होती, यानी 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होते, ये 1 साल से कम के लिए होते हैं। जितने भी यहाँ पे पांचों लिखे हैं, ये इनमें कॉमन पॉइंट है, ये अल्पकालीन है। क्योंकि हमने मुद्रा बाजार पढ़ा था पार्ट नंबर 1 में, जहां पे मैंने बताया था अल्पकालीन यहाँ पे वित्तीय संपत्तियों या पे प्रतिभूतियों में यहाँ पे व्यवहार किया जाता है, लेन देन किया जाता है। इसका मतलब सारे के सारे 1 साल से कम के लिए होंगे। क्लियर हो गया? तो वही लिखा हुआ है, इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होती। इनकी जो अवधि है जो देखा जाता है वो 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन, ठीक है, इस तरह से होते हैं। जैसे T14, T-182 ऐसे लिखा रहता है, तो इसका मतलब इतने दिन के हैं। इन्हें अंकित मूल्य का मतलब होता है फेस वैल्यू से कम पर जारी किया जाता है। नहीं, फेस वैल्यू, जैसे मान लो किसी भी शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो उसको 100 रुपए पे नहीं किया जाएगा इशू, जारी जो किया जाएगा वो 100 पे नहीं किया जाएगा, मान लो 90 पे कर दिया, तो ये अंकित मूल्य से कम पे क्या होता है? जारी किया जाता है। मगर जो उनका भुगतान जो होता है, जब भुगतान करेंगे तो भुगतान किस पे किया जाएगा? अंकित मूल्य पे किया जाता है, फेस वैल्यू पे। इसका मतलब अगर किसी की फेस वैल्यू 100 है, तो जब उसको जारी करेंगे तब तो 90 पे करेंगे, मगर जब उसको भुगतान करने का टाइम आएगा, जब आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 100 रुपए के हिसाब से मिलेगा। इसका मतलब 10 रुपए का फायदा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। इनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो है इनकी अवधि प्राय जो है 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन, इस तरह से देखने को मिलता है। इन्हें अंकित मूल्य से कम पर इन्हें जारी किया जाता है, और जब इनका भुगतान किया जाएगा तो इन्हें अंकित मूल्य पर दिया जाता है। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं खजाना बिल या राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल। उसके बाद आता है जीरो कूपन बॉन्ड। इंग्लिश में लिख लो तो भी जीरो कूपन बॉन्ड ही होगा, ठीक है ना। कूपन मतलब इंटरेस्ट बेटा, कूपन मतलब क्या? यहाँ पे इंटरेस्ट समझ के चलो। तो जीरो कूपन बॉन्ड मतलब जिसमें इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला। तो ये वित्तीय प्रपत्र होते हैं। प्रपत्र मतलब होता है बेटा इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ पे लिख लिया करो इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिस पर ब्याज नहीं दिया जाता, यानी ब्याज नहीं मिलेगा, और सेम वही कॉन्सेप्ट है, ये इसी के अंदर ही आता है। तो इसका मतलब इसे भी अंकित मूल्य से कम पे जारी किया जाएगा, और जब भुगतान होगा तो अंकित मूल्य पे किया जाएगा, तो दोनों सेम ही हो गए। क्लियर हो गया? यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, कॉमर्शियल पेपर, या इसको वाणिज्यिक पत्र बोलते हैं, यानी कॉमर्शियल पेपर इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया, वाणिज्यिक पत्र क्या होता है? तो इसका प्रयोग, जो इसका प्रयोग होता है वो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, जो वर्किंग कैपिटल की जो जरूरत पड़ती है उसके लिए किया जाता है। आगे मौसमी आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, जो सीजनेबल बेस्ड पे होती है।
और अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है? कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को, मौसमी आवश्यकताओं को, और जो अल्पकालीन जो वित्त यानी पैसों की जो जरूरत पड़ती है उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। और ये जो इसकी जो अवधि होती है वो प्राय 15 दिन से 1 वर्ष तक होती है, यानी 15 दिन से 1 वर्ष तक के लिए ये होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका कॉमर्शियल पेपर। और भी डीप पढ़ा जा सकता है, बट हम इतना इतना पढ़ेंगे, काफी है आपके लिए, बट पढ़ना जरूर है, छोड़ेगा कोई नहीं। ठीक है ना, चलो 5 पॉइंट की बात है खाली। फिर आता है मांग मुद्रा या अल्प सूचना ऋण। इसको हम बोलते हैं कॉल मनी या कॉल लोन्स। कॉल मनी या कॉल लोन्स, ये वो लोन्स होते हैं जिन्हें जब बोलोगे ना तब मिल जाएगा, तभी तो कॉल लिखा हुआ है। अल्प सूचना मतलब कम सूचना दे, मतलब जैसे तुमने सूचना दी आपको ऋण मिल जाएगा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो मांग मुद्रा बोल लो या अल्प सूचना ऋण बोल लो, तो ये वे प्रपत्र होते हैं, यानी ये वे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका भुगतान ऋणदाता मतलब जो ऋण देने वाला है, ऋण देने वाला लेंडर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेंडर, अथवा ऋणी मतलब होता है जो पैसा लेने वाला है, यानी बोरोवर। बात को समझना। तो ये वे प्रपत्र होते हैं, ये वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका भुगतान जो है ऋणदाता मतलब जो ऋण देने वाला है, अथवा ऋणी मतलब जो ऋण लेने वाला है की इच्छा पर, यानी उसकी इच्छा पर अल्प सूचना देकर किया जाता है। मतलब उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है, बस अल्प सूचना देनी है, तुरंत के तुरंत सूचना देनी है और आपको ऋण मिल जाएगा। इनकी अवधि बेटा जो होती है वो 1 दिन से लेकर के 15 दिन तक की होती है। कितनी होती है? 1 दिन से 15 दिन की। इसकी क्या थी? 1 वर्ष से अधिक नहीं होती। ये 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन, ऐसे ये हो सकता है। ये जो होता है 15 वाला जो होता है ये आपका क्या होता है? ये सॉरी, यहाँ पे 15 दिन से 1 वर्ष तक होता है, और ये वाला जो होता है 1 दिन से 15 दिन के लिए होता है। 3 पॉइंट समझ में आ गया। पहला आपने क्या पढ़ा था? खजाना बिल यानी राजकोष बिल, ठीक है ना। नंबर 2 जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, ये इसी के अंदर पॉइंट था। फिर जो दूसरा पॉइंट था मेन जो था वो था कॉमर्शियल पेपर यानी वाणिज्यिक पत्र। फिर था मांग मुद्रा यानी अल्प सूचना ऋण, जिसको हम कॉल मनी या कॉल लोन्स कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अब आते हैं आगे, जिसमें हमारे पास है बचत यानी जमा प्रमाण पत्र। बचत यानी जमा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम शॉर्ट टर्म में सीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडी। जैसे उसको टी बिल बोलते हैं, ऐसे इसको सीडी बोलते हैं। तो ये एक विनिमय का साध्य प्रपत्र है। किसका? विनिमय का, यानी एक्सचेंज करने का एक साध्य प्रपत्र है। मतलब समझ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिससे आसानी से आप नेगोशिएट कर सकते हो, ठीक है, लेन देन ट्रांसफर एंड ऑल कर सकते हो। तो ये एक विनिमय साध्य प्रपत्र है, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो बेचनीय होता है। क्या होता है? बेचने लायक होता है, बेचनीय होता है, तथा जिसे वाणिज्य बैंकों द्वारा, वाणिज्य बैंक हो गए यानी जो आपके जो आगे आसपास है, यूनियन बैंक, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना, और क्या ये यस बैंक, जितने भी है सारे वही। तो वाणिज्य बैंक हो गया। और भारतीय वित्तीय संस्थाओं, तो वाणिज्य बैंकों के द्वारा और भारतीय जो वित्तीय संस्थाएं, जैसे कोई भी जो पैसों से रिलेटेड संस्था है, जैसे आप LIC ले सकते हो, IDFC आई थिंक, है ना, बहुत सारे हैं जो भी मतलब इससे पैसों से रिलेटेड लेन देन करते हो, तो भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। तो इन्हें कौन जारी कर रहा है? तो वाणिज्य बैंक या फिर जो और भी जो भारतीय वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा इन्हें जारी किया जाता है। इनके द्वारा अल्पावधि के लिए यानी छोटे टाइम पीरियड के लिए बड़ी राशि प्राप्त की जा सकती है, यानी इसकी मदद से आप छोटे टाइम पे ही बड़ी बड़ी राशि क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। और इनकी अवधि 91 दिन से 1 वर्ष होती है। क्या होती है? 91 दिन से 1 वर्ष होती है। तो ये विनिमय साध्य प्रपत्र है, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो बेचनीय होता है, और जिसे वाणिज्य बैंक और भारत के जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसके द्वारा आप अल्पकाल में यानी अल्पावधि के लिए बड़ा अमाउंट ले सकते हो लोन पे, ठीक है, बड़ा अमाउंट ले सकते हो। और इनकी अवधि जो है 91 दिन से 1 वर्ष तक के लिए होती है। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। क्लियर? फिर आता है वाणिज्यिक बिल। बेटा ये वाणिज्यिक बिल है, ये आपका वाणिज्यिक पत्र था, ये कॉमर्शियल पेपर है, ये कॉमर्शियल बिल है, दोनों में अंतर है। देखो क्या है, इनको विनिमय बिल या व्यापारिक बिल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विनिमय बिल या व्यापारिक बिल भी बोला जाता है। जैसे अगर आप इसको बोलना चाहो तो उसको व्यापारिक पत्र भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? व्यापारिक पत्र। वाणिज्यिक और व्यापारिक एक ही होता है, ठीक है। तो ये विनिमय बिल या वाणिज्यिक बिल भी इनको कहा जा सकता है। इनका उपयोग जो है फर्म या व्यवसाय जो होता है वो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं। फर्म या फिर जो आपका बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं। अर्थात इसका प्रयोग उधार बिक्री यानी जब आप माल बेचते हो, किसमें? उधार में बेचते हो, तो उसके लिए किया जाता है। तो उधार बिक्री के लिए वित्त व्यवस्था हेतु किया जाता है। इसके अंदर विक्रेता बिल बनाता है। कौन बनाएगा बिल?
विक्रेता तो बिल बनाएगा और क्रेता उसको स्वीकार करेगा, यानी बेचने वाला बिल बनाता है, आपको पता ही है, और जो क्रेता है उसमें अपना साइन मारेगा कि हाँ ये पैसा मुझे देना है, ठीक है ना। फिर क्रेता, जो क्रेता यानी खरीदने वाला है, देय तिथि पर बिल का भुगतान कर देता है। बात को समझना, पहले तो उसको विनिमय बिल या व्यापारिक बिल बोला है, ठीक है, वाणिज्यिक को व्यापारिक बोलते हैं, तो ये व्यापारिक बिल है, ये व्यापारिक पत्र है, ठीक है ना। तो इसमें इनका प्रयोग जो है फर्म या व्यवसाय जो है वो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं, अर्थात इसका प्रयोग उधार बिक्री के लिए वित्त व्यवस्था हेतु किया जाता है। जब आप उधार में माल बेचते हो उसके लिए इसको किया जाता है। इसके अंतर्गत विक्रेता बिल बनाएगा और क्रेता उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, साइन मार के कि हाँ बिल सही है, इतने का गुड्स मैंने लिया है, ठीक है ना। और जब देय तिथि आएगी, यानी जब मैच्योरिटी डेट आएगी, देय तिथि मतलब देने वाली तिथि, यानी मैच्योरिटी डेट आएगी, तब बिल का भुगतान कर देगा कौन? क्रेता यानी जिसने खरीदा था माल वो पैसे दे देगा। और अगर मान लो क्रेता ने बोला था, जो भी टाइम पीरियड है क्रेता कहना मतलब जब टाइम पूरा होगा, टाइम पीरियड पूरा होगा तब दूंगा पेमेंट, और उससे पहले अगर विक्रेता को देय तिथि से पहले धन की जरूरत हो जाए, अगर यदि विक्रेता को देय तिथि से पहले यानी मैच्योरिटी डेट से पहले, जैसे मान लो कि आपने मुझे माल बेचा और आपने मुझे बोला था कि भाई आप 3 महीने या 2 महीने बाद पेमेंट दे देना, 2 महीने मान के चलो, 2 महीने बाद पेमेंट दे देना, ठीक है ना। ऐसे केस में अगर जब 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तब मैं आपको पेमेंट कर देता हूं, वो तो सिंपल केस हो गया। बट अगर मान लो अभी 2 महीने नहीं हुए, अभी सिर्फ 1 ही महीना कंप्लीट हुआ था और आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है, विक्रेता को पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो विक्रेता उस बिल को लेकर के किसके पास जा सकता है? बैंक के पास जा सकता है और बैंक से बोलेगा बैंक के बिल रख ले, तू उससे पैसे ले लियो यानी मुझसे पैसे ले लियो और अभी मुझे पैसे दे। तो बैंक क्या करेगा? थोड़ा सा अपना प्रॉफिट जो भी डिस्काउंट है उसको काट करके आपको पैसे दे देगा। क्लियर है? तो सपोज करो 1 लाख का बिल था तो बैंक आप मान लो आपको 90,000 दे देता है और क्या मुझसे जब मैच्योरिटी डेट आएगी मेरे से तो 1 लाख रुपए ले लेगा। तो क्या हुआ? ए ने माल बेचा मान लो बी को, ठीक है ना। ये आपका कौन है? ये आपका हो गया, ए ने माल बेचा, तो ये सेलर हो गया आपका, इसने सेल किया है, ये सेलर हो गया, और ये क्या हो गया आपका? बायर हो गया। तो ए ने बी को माल बेचा, वो भी कौन सा माल बेचा? उधार में माल बेचा, मान लो 1 लाख रुपए का माल बेचा। अब मैच्योरिटी डेट मान लो 3 महीने की है, 2 में जो भी आपको लेना, तो 3 महीने की मान लो मैच्योरिटी डेट है, तो 3 महीने बाद या तो 20 को सीधे सीधे पैसे पे कर दे, एक तरीका तो हुआ है, या फिर अगर अभी मान लो 1 ही महीना कंप्लीट हुआ था और ए को पैसे की जरूरत पड़ जाती तो ए इस बिल को लेकर के बैंक के पास जा सकता है। मान लो बैंक कोई थर्ड पार्टी हो गई, बैंक के पास चला गया, बैंक से बोलेगा ये बिल आप ले लो और 3 महीने कंप्लीट होने पर आप उससे पैसे ले लेना 1 लाख, बट मुझे अभी पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। तो बैंक अगर टाइम से पहले पैसे दे रहा अगर आपको तो कुछ बेनिफिट तो लेगा ही ना। तो सपोज करो बैंक ने आपको 90,000 दिए, तो मेरे को 90,000 मिल गए, टाइम से पहले मिल गए, ठीक है, 90,000 मिल गए। बैंक जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो 1 लाख रुपए ले लेगा, किससे? बी से ले लेगा, तो बैंक का कितना फायदा हो गया? 10,000 रुपए का फायदा हो जाता है। बैंक इसमें हेल्प भी कर रहा है तो फायदा भी तो लेगा ही, ठीक है, वही चीज हो रहा है। आगे ये जो है 90 दिन से 90, ये प्राय ज्यादातर देखा गया 90 दिन, यानी 90 दिन मतलब 3 महीने, 3 मंथ्स, 3 M लिखा है, M मतलब मंथ्स हो गया, तो 3 महीने के लिए जारी किया जाता है। तो 90 दिन के देखा जाता है, 90 दिन के लिए जारी किया जाता है प्राय, ठीक है ना। चलो फटाफट से नोट डाउन करो, फटाफट से 5 के 5 हो गए। अरे आपको पांचों पता होने चाहिए, याद रखना। अब आगे देखिए बेटा, पूंजी बाजार के प्रकार, यानी पूंजी बाजार जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो 2 तरह का है, प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट और दूसरा गौण बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। क्लियर? प्राथमिक बाजार से अभिप्राय उस बाजार से है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी यानी जो बड़े लॉन्ग टर्म की जो पैसे होते हैं, कैपिटल होती है, उसको एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है। तो प्राथमिक बाजार वो बाजार होता है, नाम से पता चल रहा, प्राइमरी मार्केट यानी एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे प्रतिभूतियां दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए यानी लॉन्ग टर्म वाली यानी लंबे समय वाली पैसे को एकत्रित करने के लिए जो प्रतिभूति है उसको पहली बार यानी सिक्योरिटी को पहली बार यहाँ पे बेचा जाता है। जबकि गौण बाजार से अभिप्राय उस बाजार से है जिसमें पूर्व निर्गमित मतलब होता है जो पहले से ही इशूड थी, उन प्रतिभूतियों का यहाँ पे क्या होता है? क्रय विक्रय किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे तो पहली बार प्रतिभूतियों को बेचा जा रहा है, यहाँ पे पहली बार नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो पहले से बिक चुकी है ना उसी में यहाँ पे डील हो रहा है। इसका मतलब एग्जिस्टिंग, यहाँ पे लिख दो उसको एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो है उसी में यहाँ पे डील हो रहा है। क्लियर? तो प्राथमिक बाजार से उस बाजार से जिसमें दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने के लिए या एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है, और ये वो बाजार है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी को एकत्रित करने के लिए पूर्व निर्गमित या फिर जो पैसा प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्या होता है? यहाँ पे क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है अर्थात कोई प्रतिभूति जब पहली बार, कोई प्रतिभूति अगर पहली बार बेची जाती है
तो वो प्राथमिक बाजार की क्रिया होती है। क्या होती है? प्राथमिक बाजार की क्रिया होती है। लेकिन उसी प्रतिभूतियों को जब पुनः बेचा जाता है, दोबारा बेचा जाता है, तो फिर वो गौण बाजार की क्रिया कहलाती है। यानी अगर आप प्रतिभूति को पहली बार बेच रहे हो तो प्राथमिक बाजार में आएगा, और आपने पहले से बेचा हुआ है, एक बार, दो बार, 10 बार, कई बार आपने बेचा हुआ है मान लो, या फिर एक बार भी अगर आपने पहले बेचा हुआ है और उसके बाद आप दोबारा उसे बेच रहे हो, पुनः बेच रहे हो, तो फिर किसमें आएगा? सेकेंडरी मार्केट में आएगा, गौण बाजार में। क्लियर हो गया? तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को यहीं पे रोक लेते हैं बच्चे, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 में मिलेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें आप 2 डिफरेंस करने वाले हो मेरे साथ, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।